हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बलबन, जिसे गयासुद्दीन बलबन भी कहा जाता है। और इसका जो टाइम है वह 1266 से 1286। अब देखते हैं कि बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। बाद में यह जो है बलबन के नाम से प्रसिद्ध होता है। और बलबन एक इलवारी तुर्क था और इसका पिता जो है वह 10,000 कुटुंबों का खान था। इसका पिता 10,000 कुटुंबों का खान था। और जब यह युवा हुआ, नौजवान हुआ, तब जो है इसको मंगोलों ने पकड़ लिया और वो ले जाकर इसको बगदाद ले गए और बगदाद में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों इसको बेच दिया। बसरा ले गए और वहां ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। और वह जमालुद्दीन इसको दिल्ली लाया और दिल्ली ला करके इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। और तब जो है इल्तुतमिश के हाथों जब बेच देता है तो बलबन जो है इल्तुतमिश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो बलबन था वह बचपन से ही निर्भीक था, कुशल और शरीर से मजबूत किस्म का व्यक्ति था। और जब यह इल्तुतमिश के पास आ जाता है तो इल्तुतमिश ने इसको खास बरदार के पद पर नियुक्त किया। और उसके बाद जो है बलबन रजिया के समय यह अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त हो जाता है। यह अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त हो जाता है और तुर्क ए चिहलगामी जो 40 सरदारों का एक संगठन बना था उसका एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। सक्रिय सदस्य बन जाता है और अच्छे अपनी योग्यता के आधार पर उसमें एक अच्छी पैठ बना लेता है। फिर जो है यह जो है 1245 में, टाइम है 1245, और उस समय मंगोलों का आक्रमण बहुत ज्यादा लाहौर और सिंध पर हो रहे थे। और उस समय जो टाइम यह है उस समय मंगू एक मंगोलों का नेता था और उसने जो है उच्च का एक किला था उसको चारों ओर से घेर लिया था मंगोलों ने। जब चारों ओर से मंगोलों ने घेर लिया था तब बलबन ने एक नीति अपनाई और उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और उसका ये मानना था कि हम जो है अपनी कुशलता एवं निर्भीकता के आधार पर मुगलों को उखाड़ फेंकेंगे, इनको भारत से भगा देंगे। और उसने ऐसा ही किया। बड़ी कुशलता के साथ उसने जो है उच्च के किले की चारों ओर अपनी सेना, विशाल सेना को इकट्ठा करके और जो है मंगोलों का जो नेता मंगू था इनको भगा दिया और मंगोलों के आक्रमण को उसने कुचल दिया। फिर 1246 में नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, यह गद्दी पर बैठता है। तो जब यह गद्दी पर बैठता है तो बलबन को जो है इसने प्रधानमंत्री का पद दिया। प्रधान वजीर उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था, तो वही इसको इस पद दे देता है। और तब जो है क्या किया इसने, एक खोखर जाति थी जो बड़ी बलशाली रणबांकुरे थे और यह बहुत ही विद्रोह करते थे दिल्ली सल्तनत में। जब गुलाम वंश का राज था तो इन खोखरों के
आक्रमण को या इनके उपद्रव को इसने दबाया। और जो हिंदू राजा थे, जो गुलाम वंश या मुस्लिम शासकों के, चूंकि ये अटैक किए थे गुलाम वंश के शासन, तो वो खार खाए बैठे थे हिंदू राजा, और वो जो है वह भी अपना बल दिखाते रहते थे, अटैक करते रहते थे। तो बलबन ने इनके भी शासन को जो है, इनके उसको उपद्रव को दबाया 1246 में। और रावी नदी के तट, रावी नदी के पार जाकर के इसने मेवाड़, रणथंभौर, ग्वालियर, कड़ा, कालिंजर, अवध, इन सब प्रांतों पर जो है अपना कब्जा जमाया। किसने जमाया? बलबन ने। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। और एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, सिजदा एवं पैबोस की नीति अपनाई। कि जब वो बाद में जब वो राजा बनता है दिल्ली सल्तनत का, तो उसने सिजदा एवं पैबोस, कि जैसे वो दरबार में जाएगा तो दरबारी गण उसको जो है सिर झुका करके अभिवादन करेंगे। और पैबोस का मतलब चरण चूमना, राजा का चरण चूमना, इसको पैबोस कहा जाता है। और अब जो है थोड़ा सा यहां देखें कि बलबन के खिलाफ षड्यंत्र, जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है और प्रधानमंत्री बनता है, तो नासिरुद्दीन महमूद ने जो है वो उच्छ और मुल्तान पर अटैक किया। उच्छ और मुल्तान पर आक्रमण किया नासिरुद्दीन महमूद ने। तो उसी समय बलबन के खिलाफ जो षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र इसलिए होता है चूंकि बलबन जो 40 सरदारों का दल था उसमें एक सक्रिय सदस्य हो गया, और अपने को बहुत ज्यादा वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वो आता है, अपने को प्रखर बुद्धि के तहत जो है सबकी निगाहों में आ जाता है। जब वो सबकी निगाहों में अपनी कुशलता के बल पर आ जाता है, तो एक इमादुद्दीन था, इमादुद्दीन जो है यह एक हिंदू व्यक्ति था, लेकिन इसने धर्म त्याग करके वो मुस्लिम बन गया था। और यह जो है यह भी अपनी कुशलता के बल पर जो है राज दरबार में अपनी एक प्रतिष्ठा कायम कर ली थी, जैसे बलबन ने कायम कर लिया था। लेकिन इमादुद्दीन वो और जो है अपनी प्रतिष्ठा कायम कर लेता है और बलबन के खिलाफ षड्यंत्र कर देता है नासिरुद्दीन महमूद के साथ मिल करके। जब ऐसा कर देता है तो बलबन को जो है राज दरबार से नासिरुद्दीन महमूद ने निकाल दिया। और इसको जब निकाल दिया और इमादुद्दीन को जो है वकील ए दरबार नियुक्त कर दिया 1253। तब फिर जो है बलबन जो है वो अपने षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए फिर जो है काम करता है, और वो उसका पद फिर उसको प्राप्त हो जाता है। और 1266 में जो है वो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। तब जो है यह बलबन गद्दी पर बैठता है। और थोड़ा सा यहाँ और आप लोग देख लें, कुतलुक खां का दमन। कुतलुक खां का दमन जो है 1255 में ये बलबन ने ही किया था। कुतलुक खां जो है उपद्रव किया था, तो उसके दमन को दबाया था 1255 में। और 1266 में जब बलबन जो है गद्दी पर बैठता है, तो एक बार अपने पुत्र से कहा था कि राजा का हृदय ईश्वरीय है, राजा का हृदय ईश्वरीय है। इस राजत्व के सिद्धांत को बलबन ने दिया, और बलबन ने बताया कि राजा जो है वह दैवी गुणों से आच्छादित है, दैवी गुणों से आच्छादित है। और इसीलिए इसने राजत्व का सिद्धांत दिया, और सिद्धांत के तहत यह जो है बलबन दरबार में जब भी जाता था तो बिना
शाही पोशाक पहने वह दरबार में नहीं जाता था। कोई भी साधारण आदमी से भी मिलना होता था तो वह शाही पोशाक में ही जाता था। और यहाँ तक कि उसके जो मंत्रिमंडल में जो भी मेंबर सदस्य थे उनको भी एक पोशाक जो है उसने निश्चित की थी कि आप लोग इस शाही पोशाक में ही दरबार में उपस्थित होंगे। और वह दरबार में हंसी नहीं करता था, हंसी मजाक नहीं करता था, गंभीर रहता था और वह उच्च कुल के व्यक्तियों से ही बात करता था। जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे उनसे वह बात नहीं करता था। ऐसा उसने क्यों किया? इसलिए कि जिससे राजा का पद जो है वह वरिष्ठ है, ईश्वरीय गुण से आच्छादित है और उसकी बात सभी लोग माने, इसलिए वो ऐसा किया था। सिजदा एवं पैबोस की नीति अपनाया था। दरबार में जब वह जाता था सभी लोग उसको अभिवादन करते थे सर झुका करके और उसके बाद पैबोस उसका चरण भी चूमते थे। लौ एवं रक्त की नीति उसने अपनाया था। तो यह सारा काम उसका था। उसके बाद उसने जो तुर्क ए चिहलगामी पद था, जो 40 सरदारों का एक दल था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उसको इसने समाप्त कर दिया। क्योंकि वो 40 जो सरदार थे वह कहीं न कहीं जो है वो शासन सत्ता चलाने में अपनी भूमिका चाहते थे और कुछ न कुछ जो है वो अड़चन भी पैदा करते थे। इसलिए इसने जो 40 सरदारों का संघ था उसको समाप्त कर दिया। और समाप्त कैसे किया कि जो भी कोई व्यक्ति किसी मामले में अगर पकड़ा जाता है तो उसको कठोर कार्रवाई उसके ऊपर की जाती थी। इस तरह की कठोर कार्रवाई करके उसने ये 40 सरदारों के दल को समाप्त कर दिया था। और 40 सरदारों के दल को जब समाप्त किया, मेवातियों के विद्रोह का भी इसने दमन किया था। मेवाती जो थे यह आपका सिंध प्रांत, यहाँ मेवातियों का शासन था, तो इनको भी जो है यहाँ पर भी उसने जो है इनके काम उपद्रव को दबाया था। और जब वो सुल्तान बैठता है गद्दी पर इल्तुतमिश, तो यह जो है मंगोलों के आक्रमण, जो मंगोलों का आक्रमण था, तो यह भय हमेशा मंगोलों के आक्रमण का बना था। इसलिए इसने अपने पुत्र बुगरा खान वहां पर लाहौर और सिंध के पास वहां पर किलेबंदी कराई। जो पुराने किले थे उनको जीर्णोद्धार कराया, नए किलों का निर्माण कराया और अपने पुत्र बुगरा खां को वहां नियुक्त किया था। अब एक विशाल सेना भी वहां लगा दिया था। और यहां थोड़ा सा आप देख लेंगे, एक शाहजादा मोहम्मद था, इसका पुत्र था, बड़ा पुत्र था बलबन का। और मंगोलों का एक बार आक्रमण होता है, उसका नेता था समर, और समर ने जो है मुल्तान पर अटैक किया। और मुल्तान का एक तरीके से ये गवर्नर कह लीजिए, राजा था। और विशाल सेना के साथ जो है मोहम्मद ने मुगलों और मंगोलों के आक्रमण की सामना किया डट करके। फिर भी जो है यहाँ पर 1285 में शाहजादा मोहम्मद मारा जाता है और इसकी गम में जो है बलबन जो है यहाँ गम में डूब जाता है। और 1286 में 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की मृत्यु हो जाती है। और बलबन
के जो पुत्र थे उतने योग्य नहीं थे, इसलिए उसने जो है वह अपनी वसीयत में कै खुसरो, जो उसका पोता था, उसको जो है वसीयत में लिख दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद जो है कै खुसरो जो है मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जैसे ही बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बुगरा खां को जो है वह राजा बनाया जाता है, लेकिन वह भी अयोग्य था और शासन सही नहीं चला पाया। यहाँ एक और आप लोग देख लेंगे, इसका है उलूग खां, जो नासिरुद्दीन महमूद है। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को जो उपाधि दी थी उसका नाम था उलूग खां। और बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन यह कवि थे। बाद में एक खिलजी वंश में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी थे। और नवरोज का त्योहार, नवरोज नहीं, इसका नाम है नवरोज उत्सव। क्या नाम है? नवरोज उत्सव। यह फारसी रीति रिवाज पर आधारित था और नवरोज उत्सव को मनाया था, शुरू किया था नवरोज उत्सव मनाने का बलबन ने। किसने शुरू किया था? बलबन। तो आज इतना ही। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिए, गुलाम वंश आज यहीं से समाप्त होगा और उसके बाद खिलजी वंश आएगा। और कोई भी वंश समाप्त होने का मुख्य कारण होता है कि उसके उत्तराधिकारी जो है वह उतने योग्य नहीं रहते, इसलिए वह वंश समाप्त हो जाता है। तो आज यही गुलाम वंश समाप्त होता है, कल से जो है खिलजी वंश चलेगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।